देखो, हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, है ना। इसके अंदर हमने सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ा था मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस कैसे स्टैब्लिश होता है, तो बिजनेस स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज। जबकि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी पड़ती है, ओनली देन यू कैन स्टार्ट सम बिजनेस। मैंने क्या बताया था लीगल फॉर्मेलिटीज में, क्या क्या बताया था? जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना, या तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, या स्मॉल कंपनीज है तो एमएसएमई में आपको क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो सही है, वरना छोटी छोटी शॉप्स वाले तो ऐसे ही अपना क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। हर कोई तो रजिस्टर्ड नहीं भी होता, अधिकतर लोग अनरजिस्टर्ड ही है। बात करते हैं किसकी, प्रोफेशन की। अब प्रोफेशन करने के लिए आपके पास सबसे पहले डिग्री होनी ज़रूरी है ना। विदाउट डिग्री कोई प्रोफेशन कर सकते हैं? नहीं, हम प्रोफेशन नहीं कर सकते। तो मेंबरशिप हमें चाहिए। अगर हम लॉयर्स हैं तो हमें किसकी प्रोफेशन किसकी चाहिए होती थी मेंबरशिप? बार काउंसिल की, ठीक है। डॉक्टर्स बन रहे हैं तो मेडिकल एसोसिएशन से हमें मेंबरशिप वगैरह चाहिए। सीए वगैरह बनते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मेंबरशिप चाहिए। तो जिस भी आप प्रोफेशन के मेंबर बनोगे, उस प्रोफेशनल बॉडी की आपको क्या लेनी पड़ेगी? मेंबरशिप। लॉयर्स है तो आपकी प्रोफेशनल बॉडी क्या है? लॉयर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा कि हम अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, हम जॉब नहीं करेंगे। जैसे लॉयर्स है, लॉयर या तो वो अपनी फर्म ओपन कर सकता है, ठीक है, अपने केसेस हैंडल कर सकता है, या किसी कंपनी में काम कर सकता है। ऐसे कोई सीए, वो अपना या तो सीए फर्म खोल सकता है, या फिर एज अ जॉब काम कर सकता है किसी कंपनी में, इन मल्टीनेशनल कंपनी जॉब कर सकता है। या फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, डॉक्टर की, तो डॉक्टर भी तो अपने क्लिनिक ओपन करके, और या फिर वो क्या कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में फॉर सैलरी बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे। जॉब में तो क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट। बंदे ने डिग्री ले ली लेकिन वो खुद का अपना काम कर रहा है, उसको बोला जाता है प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होएगा? जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए पहले आप जॉब करने के लिए, पहले आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, आपके 2-3 राउंड्स होंगे। फिर जब आप सारे राउंड्स में क्वालिफाई कर जाओगे, फिर आपको क्या मिलेगा? एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। उस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है जॉब की, कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे वट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करनी है काम करते टाइम। एंड आप उसको साइन करते हो, फिर कंपनी को अपनी कंसेंट भेजते हो कि हाँ ठीक है, मैं सारे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्रूव करती हूँ। आगे हम बात करते हैं किसकी, नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस वाला या तो गुड्स के अंदर डील करता है या सर्विस के अंदर डील करता है, और किसको देता है? वो पब्लिक को। प्रोफेशन की बात करें तो पर्सनलाइज सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर। पर्सनलाइज सर्विस, अब बंदा जो प्रोफेशनल जो होता है वो एक ही चीज़ में होता है। अगर लॉयर है तो लॉयर की काम करेगा। तो ऐसा तो है नहीं ना, पार्ट टाइम में लॉयर होता हूँ, पार्ट टाइम में डॉक्टर होता हूँ, सुबह मैं लॉयर हूँ, शाम को मैं डॉक्टर, ऐसे नहीं होता। तो पर्सनलाइज सर्विसेज, ठीक है। आपने जिस भी चीज़ की डिग्री ली है सिर्फ वो ही कर सकते हो फुल टाइम। फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो वर्क एलोकेटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो एम्प्लॉयर कौन होता है? हु इज एम्प्लॉयर? हु इज एम्प्लॉयर? जो वहाँ का मालिक जो होता है, या जिसके नीचे मान लो हम काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? एम्प्लॉयर, ठीक है। हो सकता है कि मेरा कोई मैनेजर है, ही इज़ माई एम्प्लॉयर, वो मेरा एम्प्लॉयर है, मैं उसका कौन हूँ? एम्प्लॉई, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर होता है मालिक, आपके ऊपर वाले जो भी बंदे हैं वो सारे क्या हैं? आपके एम्प्लॉयर्स, और हम क्या हैं? उनके एम्प्लॉयज़। तो हमें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, उस हिसाब से हमें वर्क अलॉट होता है, ठीक है। आप अकाउंट्स की जॉब लेने के लिए गए तो आपको अकाउंटिंग वर्क ही मिलेगा, वो आपको आईटी का वर्क तो नहीं पकड़ाएंगे ना कि हमारा लैपटॉप रिपेयर करके दे दो, नहीं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, दैट इज क्वालिफिकेशन। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती ना, क्या लगता है? वैसे, ठीक है। कुछ कुछ बिजनेस है जिसके अंदर अगर आप यू आर क्वालिफाइड, देखो क्वालिफिकेशन आपको हेल्प करते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, अगर किसी के फादर डॉक्टर है और बच्चे को भी डॉक्टर उनकी सीट पर बैठना है, मान लो क्लिनिक रन करते थे, तो ऐसा थोड़ी ना अगर फादर की डेथ हो गई तो बच्चा बैठ जाएगा। उसके पास भी क्या होनी चाहिए? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, और उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। तो आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो मालिक जो है, जिसने आपको काम पर रखा है, वो आपको बताएगा कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी जब आप जॉब लेने के लिए जब गए थे तो आपको पता था कि यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जॉब क्या है, खाली है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्सन की जॉब खाली है, तो हमें पता है यहाँ पर कि क्या करना पड़ेगा, हम ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई आईटी वाला बंदा तो अप्लाई नहीं कर सकता ना उस जॉब के लिए, ठीक है। आगे
कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना बिजनेस के अंदर, कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड कैपेसिटी। भाई आप खोलना चाहते हो बहुत बड़ा बिजनेस, कम पैसे में हो जाएगा कि ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसे लगे, खोलना चाहते हो छोटा सा बिजनेस तो कम पैसे में काम हो जाएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे लगाना बिजनेस के अंदर, वो डिपेंड करेगा कंपनी के साइज के ऊपर और कंपनी की कैपेसिटी के ऊपर। अगर आप चाहते हो, अब जैसे मान लो मैंने बोला मुझे स्टूडेंट्स पढ़ाने हैं, लेकिन मेरे को चाहिए कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स की, कितनी 100 स्टूडेंट्स में एक साथ बैठ के पढ़ा लूँ। अब उसके लिए मेरे को तो बहुत बड़ा हॉल चाहिए, बहुत बड़ा रूम चाहिए, बहुत बड़े रूम का बहुत सारा रेंट होगा, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल फॉर स्टैब्लिशमेंट, अगर हम प्रोफेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या चाहिए, लिमिटेड कैपिटल। अब जैसे मान लो मैंने प्रोफेशन स्टार्ट करा एज ए टीचिंग, अब टीचिंग करने के लिए, टीचर बनने के लिए मेरे को भी तो कुछ आना चाहिए, तो ठीक है मेरे पास क्वालिफिकेशन तो है, ठीक है मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला प्रोफेशन ले सकता हूँ। हर कोई भी तो टीचर नहीं बन सकता। अब मैं अगर बात करूँ, मुझे कोई मशीन्स की ज़रूरत है क्या, ज़्यादा एक लैपटॉप चलेगा, एक टीवी चलेगा, बाकी ये सारी क्या होगी, अपनी चेयर्स वगैरह हो गई, बाकी इसमें कोई ज़्यादा कैपिटल लगी नहीं, बहुत कम कैपिटल के अंदर बिजनेस अपना स्टार्ट हो जाता है, टीचिंग बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कहीं पे जॉब करने के लिए कुछ पैसा लगता है क्या, नहीं, क्या लगती है, डिग्री और बाकी एक दो सूट होने चाहिए। उसके बाद जब पहली सैलरी जब आ जाएगी तो बाकी और बनवा लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी, रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, कि अगर आप बिजनेस करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल करोगे तो क्या मिलेगी, प्रोफेशनल फी, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल फी। जॉब करोगे तो सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी। सैलरी इज यूज्ड फॉर स्किल्ड वर्कर्स, सैलरी किसके लिए बोलते हैं, स्किल्ड वर्कर्स। और वेजेस किस चीज़ के लिए होता है, अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, डेली वेजेस वर्कर वगैरह हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क, रिस्क बिजनेस में कैसा रिस्क है, हाई रिस्क। प्रोफेशन में कैसा है, लो रिस्क। जॉब में क्या है, नो रिस्क, ठीक है। जॉब मिल गई तो पैसा तो आ ही जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, कोई रिस्क वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए इसलिए बंदे क्या बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ लिख लो, जॉब हो आपके पास तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है। अब जी जैसे कोविड वोविड आया था, बिजनेस सबके डाउन हो गए थे, लेकिन जो जॉब वाले थे वर्क फ्रॉम होम करके उनके पास फिर भी सैलरी तो आ रही थी ना। अब बात करते हैं किसकी, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है वैसे, व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट, कैसे आना है, कितने बजे आना है, कितने बजे काम छोड़ के जाना है, कितने घंटे काम करना है, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए। अब मान लो अगर मैं कंपनी में काम करता हूँ तो ऐसे क्या पजामे वजामे में चला जाऊँगा, नहीं। अगर मैं जॉब में काम करता हूँ तो शर्ट होगी, पैंट होगी, टाई होगी, ठीक है। और कोई सा भी बैग लेकर चला जाऊँ, बचपन में जैसे हम स्कूल वाला बैग टांग कर जाते थे वैसे नहीं, हमें पता है कि एक छोटा सा बैग होना चाहिए, अच्छा वो प्रोफेशनल थोड़ा सा लगने वाला। तो दिस इज़ नोन एज कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए बात करते टाइम, व्हाट शुड बी योर ड्रेसिंग स्टाइल, व्हाट शुड बी योर टाइम, योर पंचुअलिटी, ये सारा क्या है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। तो अपना अगर मान लो अपना बिजनेस है तो वहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगता है क्या, वहाँ पे तो हम ही मालिक है, कैसे भी करे कुछ भी करे, कौन है, हम ही ओनर है, हम ही मालिक है, तो नो कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट तो हम डिसाइड करेंगे ना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर किसी दिन बैठे हो, डॉक्टर के क्लिनिक पे गए, डॉक्टर आराम से निक्कर पहन के बैठा हुआ है, कैप लगा के, गोवा वाले कपड़े पहन के, हैं, चश्मे लगा के काले काले, नहीं, दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। अब अगर हम बात करें डॉक्टर्स, डॉक्टर्स जैसे सर्जरी वगैरह करते हैं तो वाइट कोट उन्होंने पहना होता है। लॉयर्स होते हैं तो जब वो लॉ को जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, किसी कोर्ट केस में, कोर्ट केस जब लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, ब्लैक कलर का उन्होंने सूट पहना होता है। तो हर किसी का क्या है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है ना। आगे अगर हम बात करें जॉब की, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउड, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ेगी। अब जैसे कोई टीचर अगर बोलते हैं कि मैं स्कूल के अंदर एज अ टीचर जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि आपको सिर्फ साड़ी पहन के आना है या फिर आपको सिर्फ कुर्ती पहन के आना है, तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, उस हिसाब से वो बोलते हैं कि आज आपका ये कोड ऑफ कंडक्ट होगा, आज आपको ये पहन के आनी है, ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के आनी है, ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आनी है। तो ये डिसाइड करेगी कौन, आपकी जॉब की टर्म्स एंड कंडीशंस। इजी, पढ़ के देख लो फटाफट से, कुछ पूछना है मेरे से पूछ लो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।
पढ़ लिया, इजी, वैसे बहुत इजी है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, अब देखो बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, कॉमर्स। अब भैया सबसे पहले आप पूछोगे कि भैया इंडस्ट्री क्या होती है, तो इंडस्ट्रीज इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। तो इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, प्रोसेसिंग करती है रॉ मटेरियल की, गुड्स की और मटेरियल्स की। इंडस्ट्री मतलब मशीन्स कुछ ना कुछ बना रही है, किससे बना रही है, रॉ मटेरियल से बना रही है, रॉ मटेरियल से क्या बना रही है, फिनिश गुड्स बना रही है, ठीक है। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो मुझे जाने अनजाने यूज़ तो करनी पड़ती है। बिजनेस करना है, बिना मोबाइल के बिजनेस कर सकता हूँ क्या, आज की डेट में तो भैया हम बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो बिजनेस कैसे करेंगे, तो बिजनेस विदाउट मोबाइल नो, बिजनेस विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बिजनेस करने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा, चाहे मैं स्कूटी से जाऊँ, स्कूटर से जाऊँ, बाइक से जाऊँ, मेट्रो से जाऊँ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस से जाऊँ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो लग रही है ना। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पास होनी चाहिए, चाहे मैं पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बैंकिंग, बिजनेस कर रहा हूँ, किसी ने बोला फ़ोन पे करेंगे, यूपीआई करेंगे, पेटीएम करेंगे, मैं बोलूँ अकाउंट तो है ही नहीं मेरा, बैंक अकाउंट में आज तक कभी खोला ही नहीं, ऐसे चलता है क्या, ऐसा नहीं चलता। तो कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली चीज़ें हो गई, जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि नेसेसरी है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, समझे मेरी बात। अब बात करते हैं, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं किसको, सबसे पहले इंडस्ट्री को। इंडस्ट्रीज रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं हो सकती ना, हम बोले मेरी मम्मी की खाने बनाने की इंडस्ट्री है, कि मेरी मम्मी अपने ही घर में खाना बनाती हैं और वो एक इंडस्ट्री, नो, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी खाना बना रही है, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मतलब इंडस्ट्री कैसी एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिन एक्टिविटीज़ को करा गया है फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे किसी यूजफुल गुड्स के अंदर। मैकेनिकल अप्लाइंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या क्या लगता है बोलो इंडस्ट्रीज के अंदर, मैकेनिकल अप्लाइंसेज, ठीक है, मशीनरीज वगैरह लगेगी, प्लस आपको क्या लगेगी, टेक्निकल स्किल्स। अब इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स है, उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए ना। अब आप बड़ी सी मशीन तो खरीद लाए, अब बोले चलाना तो आता नहीं है ना, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा, चलाना भी आना चाहिए और अप्लाइंसेज भी होने ज़रूरी है, ठीक है। These includes activities relating to production or processing of goods as well as breeding and raising of animals. एनिमल इंडस्ट्रीज भी होती है, एनिमल की भी इंडस्ट्रीज होती है। अब जैसे मान लो मदर डेयरी हो गई, मिल्क प्रोडक्शन होती है यहाँ पर, लेकिन इनको एज अ, अगर मैं बोलूँ इनका रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क, और मिल्क लाने के लिए इनको क्या रखनी पड़ती है, काउस वगैरह रखनी पड़ती है। तो क्या इनको एनिमल्स को ब्रीडिंग और रेजिंग करनी पड़ती है, यस। क्या इनकी इंडस्ट्री है क्या, यस सर, इनका मिल्क की इंडस्ट्रीज हो गई। तो दीज इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, तो ये एक्टिविटी हो गई किसके लिए, गुड्स के प्रोसेसिंग के लिए। तो गुड्स को प्रोसेस करना है तो हमें पहले गुड भी तो चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क, बेचने के लिए। और वो किससे मिलेगा, जब तक हम एनिमल्स को अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्या मदर डेयरी के पास अपनी काउज नहीं होगी, होगी, ठीक है। इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, फॉर एग्जाम्पल। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देख रहा हूँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, तो इसके अंदर कौन कौन आ गया, जैसे रिलायंस, जियो आ गया, ठीक है, एयरटेल आ गया। अब जियो का क्या काम है, किस चीज़ का काम है, कम्युनिकेशंस का, भाई फ़ोन वगैरह करना। एयरटेल का भी किस चीज़ का काम है, कम्युनिकेशंस का, इंटरनेट वगैरह और हमें कॉलिंग सर्विसेज वगैरह देना। और ऐसे ही कौन था, वोडाफोन और आइडिया, वीआई, जो कि आज की डेट में क्या हो चुका है, वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज होकर वीआई बन गए, ठीक है। और कौन सी कंपनीज होती थी आज से पहले, कौन कौन सी होती थी, टाटा भी होती थी कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये सारी कंपनीज, इनका एक जैसा सा बिजनेस था, ये सारी क्या बन जाती है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। अब जैसे मान लो एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, एविएशन इंडस्ट्रीज, एविएशन इंडस्ट्री कौन सी होती है, एविएशन इंडस्ट्रीज पता है, सोचो, नहीं, फोटो दिखाओ, दिस इज एविएशन इंडस्ट्री, समझे। एयरलाइंस, एयरलाइंस को क्या बोलते हैं, एविएशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। पिक्चर बड़ी तो हो जाओ,
तो दिस इज एविएशन इंडस्ट्रीज। मैंने क्या लगाया यहाँ पर फोटो के अंदर, प्लेन। दिस इज एविएशन इंडस्ट्रीज। कुछ कंपनीज के नाम बताओ जो एयरलाइंस रन करती है अपनी इंडिया के अंदर, है इंडिगो और विस्तारा और वाइजेट, एयर इंडिया, ये सारी क्या है, दिस इज एविएशन इंडस्ट्रीज। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका एक ही बिजनेस है उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। एक ही जैसा काम करने वाले जो हो गए, अब जैसे मान लो मैं हो गया, निहाल सर हो गए और सर हो गए, ये हम क्या रन कर रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री। हम अपने एरिया में क्या रन कर रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, ठीक है। For example, cotton textile industry refers to all manufacturing units producing textile goods from cotton. तो सारी की सारी जो कंपनीज जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिंपल। इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो इंडस्ट्रीज की 3 कैटेगरीज है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज है, जल्दी जल्दी से देखते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, क्या करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, सोचो 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 पहले। फार्मर्स और बस। प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम होता है रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना या रॉ मटेरियल को पैदा करना। जैसे फार्मर्स हैं वो उगाते हैं, रेस करते हैं किसको, क्रॉप्स को, है ना। अगर जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो हम फिनिश गुड्स कैसे बनाएंगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है, दीज इंक्लूड दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, निकालना। एंड प्रोडक्शन ऑफ, एंड प्रोडक्शन किसकी करनी है, नेचुरल रिसोर्सेज की। एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा, दे आर डिवाइडेड एज। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन। अब जैसे कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं लैंड से, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है उसकी भी, गैस की एक्सट्रैक्शन होती है सी से निकलती है गैसेस, सी से एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स वगैरह से भी हमारा एलोवेरा, हमारी क्रीम्स तैयार होती है ना, किससे, प्लांट से भी। तो प्लांट्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जो बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। प्लांट और किस चीज़ के लिए चाहिए, पेपर, कागज़ जिस पे आप लिख रहे हो वो भी किससे बना है, ट्री से ही तो बनता है ना। तो ट्री हमें उगाने पड़ेंगे। दीज आर डिवाइडेड एज फॉलोज। अब देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में क्या टाइप्स है। पहली इंडस्ट्री कौन सी है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। कौन सी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, एक्सट्रैक्शन। तो ज़्यादातर ये क्या करती है, फार्मिंग करती है, माइनिंग करती है, हंटिंग कर रही है, फिशिंग कर रही है। तो दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज से रॉ मटेरियल को निकालने का काम होता है। सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट। वे प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, कहाँ से निकाल रहे हैं रॉ मटेरियल, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल रहे हैं। सिंपल, बोलो सिंपल, इजी, ओके। मैंने इस चैप्टर को जो ना बहुत उससे करके, मतलब बुक के अंदर तो आप देखते ही हो कैसा लिखा होता है, उसमें से अच्छे से पॉइंट्स निकाल निकाल के और इसको इजी बना के मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन हमारी लैंग्वेज के अंदर कुछ वो नहीं है कि मैंने इजी कर दी लैंग्वेज। लैंग्वेज मैंने अच्छी लिख रखी है, इस लैंग्वेज को लर्न करोगे 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नोट से लर्न कर लो थोड़ा बहुत, अगर कुछ एक्स्ट्रा बाई चांस, अब जैसे नोट्स है तो शॉर्ट कर रखी है, बुक में तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको मार्क करवा दूंगा, ठीक है, जो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको बुक से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ये मैं हो गया, ये दीदी हो गई, ठीक है। तो मैं मछली निकाल रहा हूँ और ये दीदी कह रही है भैया वो वाली मछली निकाल दो, ठीक है। तो ये क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। देखो जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह रन करना, फिश हैचरी वगैरह, ब्रीडिंग फार्म्स वगैरह रन करना, कैटल वगैरह, ये क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ये क्या है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। मतलब मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डील कर रहा हूँ, इनको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब क्या फिश चाहिए, फिश चाहिए इनके, ये जो पोल्ट्री फार्म्स हैं इनसे क्या चाहिए होता है, हमें एग्स वगैरह चाहिए, है ना, या फिर चिकन वगैरह जो लोग जो खाते हैं उनको भी पोल्ट्री फार्म्स यूज़ करना है। फिश की बात करते हैं तो फिश बहुत सी मेडिसिन में भी यूज़ होती है, जैसे मान लो वो ओमेगा 3 वगैरह के जो कैप्सूल वगैरह आते हैं उसमें फिश का ऑयल होता है, ठीक है। एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स भी यूज़ हो सकता है, बहुत मेडिसिनल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो मेडिसिन बनाने में भी लगते हैं, एनिमल्स ईटेबल भी है, ठीक है। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो जैसे नर्सरीज वगैरह होती है जहाँ से सीड्स वगैरह लेकर आते हो, प्लांट्स को ग्रो करते हो, मैन्योर फर्टिलाइजर्स वगैरह लाते हो। इन एडिशनल एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिशिंग हैचरी कम अंडर
जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये सारी क्या है, जेनेटिक। तो एक इंडस्ट्री क्या थी, एक्सट्रैक्टिव, और एक इंडस्ट्रीज क्या हो गई आपकी, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ओके, अब क्या थी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ मैन्युफैक्चरिंग, और भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या आती है, दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। अब जो प्राइमरी सेक्टर से आपने जो रॉ मटेरियल जो निकाला, अब उसको उसको हाँ इंडस्ट्रीज में ले जाएंगे, मशीनरीज के अंदर उससे हम फिनिश गुड्स बनाएंगे। दिस इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो आपने प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिए, अब आपके पास रॉ मटेरियल है, अब इनको क्या करो, प्रोसेस करो, और इनसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ, और कस्टमर्स की डिमांड को क्या करो, फुलफिल करो। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो गुड्स बनाएंगे आप किसके लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए, और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। या फिर मान लो जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, या तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स कंज्यूम कर लेंगे, या फिर कोई दूसरी कंपनी एज अ रॉ मटेरियल उसको क्या करेगी, यूज करेगी। अब जैसे मान लो क्या मान लो, एग्जाम्पल बताओ कोई। बताऊं, अब जैसे थ्रेड है, थ्रेड है ना, अब जैसे मान लो कॉटन तो बनती है पेड़ों पर, कॉटन है ना, इसके भी क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। कॉटन कहाँ पे लगती है, प्लांट्स के ऊपर मान लो कॉटन आती है, फिर उस कॉटन से क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लॉथ। तो उस रॉ मटेरियल से सबसे पहले कॉटन को इकट्ठा करा, इट इज प्राइमरी, और सेकेंडरी क्या हो गई, उससे क्या बनाया, क्लॉथ, सिर्फ कपड़ा बनाया अभी। और फिर कपड़ा खरीदेंगी वो कंपनीज जो कि जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह जो बना रही है, वो क्या लेकर आती है, और रॉ क्लॉथ लेकर आती है। फिर उस क्लॉथ को अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसको क्या करते हैं, फाइनली मैन्युफैक्चर करते हैं। बोलो, समझे मेरी बात, नहीं समझे। तो सबसे पहले पेड़ों से कॉटन निकालना, इट इज़ प्राइमरी। फिर उससे क्या बनाई, क्लॉथ। अब बहुत से लोग क्लॉथ लेते हैं और उसको फिर स्टिचिंग वगैरह करवाई, अपने कस्टमाइज्ड स्टिचिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लॉथ जो है, ये किस इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आगे यूज़ हो सकता है फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, भाई जीन्स वगैरह बनानी और वो सब करना, ठीक है, रेडीमेड क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए। आगे फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो आयरन ओर निकालना ये कौन सी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो आयरन ओर निकालना, माइनिंग करके, ये क्या है, प्राइमरी। और उस आयरन ओर से स्टील बनाना, इट इज सेकेंडरी। और उस स्टील से मान लो स्टील को यूज करना, कोई गेट बनाना है, घर बनाना है, स्टील को घर में यूज करना है, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की भी दो कैटेगरीज होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और एक होती है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटीरियल। These industries are engaged in producing goods from processing of raw material. रॉ मटेरियल कहाँ से मिला, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से। फिर प्राइमरी इंडस्ट्रीज से गया ये किसके पास, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के पास। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी, उन्होंने रॉ मटेरियल को मशीनों में डाला और अपने प्रोडक्ट्स निकाले। अब या तो उसको ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज उनसे ले जाएगी और आगे फर्दर प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स। लेट्स कंटिन्यू विद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या बनेंगी, बिल्डिंग बनाएंगी, डैम्स बनाएंगी, ब्रिजेस बनाएंगी, रोड्स बनाएंगी, टनल्स बनाएंगी, कैनल्स बनाएंगी। ठीक है, ये सारी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये तो इजी था। फिर बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की भी आगे कितनी कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज है। कौन कौन सी कैटेगरीज है, देखो ध्यान से। एक होती है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, एक होती है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, एक होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक होती है असेंबलिंग इंडस्ट्री, है ना। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या करती थी, एनालाइजेज, सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल, एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। क्या क्या एग्जांपल दिया था इसके अंदर मैंने, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज है, ऑयल विच एनालाइजेस, सेपरेट्स
डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर कोविड में लग रहे थे, अब ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? एयर में। एयर में ऑक्सीजन पानी प्लांट से ऑक्सीजन, हाँ चलो प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन होती कहाँ है अभी? अब ऐसे तो है नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन जो भरी जा रही है वो एयर से भरी जा रही है, प्लांट से नहीं भरी जा रही। ठीक है, कि जैसे ही ऐसे प्लांट तो ऑक्सीजन छोड़ हम खींच लेंगे फटाफट से, ऐसे नहीं। एयर में क्या है, ऑक्सीजन का कंपोनेंट है, तो एयर से हम क्या करेंगे, बाकी सारी गैसेस को सेपरेट करेंगे और ऑक्सीजन को सेपरेट करके निकालेंगे। ठीक है, आगे सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ अ सीमेंट विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज मतलब इन्होंने क्या करा, कंबाइन कर दिया बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को और उससे क्या बना दिया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। तुम भी घर में मान लो अगर कभी कुकिंग वुकिंग थोड़ा सा करा तो इधर उधर कोई दूसरे मसाले वसाले डाल के तुमने बोला चलो आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं इस खाने का, ठीक है, उसको क्या बोल दिया, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। आगे बात करते हैं किसकी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्या होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। अब जैसे पेपर किससे बनेगा, टिम्बर, टिम्बर कहाँ से निकलेगी, ट्रीज से। ठीक है, ट्री से टिम्बर निकाला, फिर फर्दर प्रोसेसिंग करी और टिम्बर से क्या बनाया, पेपर। शुगर किससे बनती है, जैगरी, है ना, शुगर केन, शुगर केन से पहले जैगरी बन गई, जैगरी से फिर क्या बन गई, अपनी शुगर बन गई। इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फिर थी हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्रीज विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो कार कोई बना रहा है, इंजन कोई दूसरी कंपनी बना रही है, सीट कोई दूसरी कंपनी बना रही है, आगे की जो विंडशील्ड जो शीशा जो है वो दूसरी कंपनी बना रही है, फिर टायर्स कोई दूसरी कंपनी बनाती है। उन सारी कंपनी से पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग करवा ली, सामान एक जगह पर मंगवा लिया और उस जगह पर सारा सामान जब आ गया उनको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और एक कार अपनी तैयार कर दी। दिस इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होती थी, टर्शरी इंडस्ट्रीज हो गई सर्विसेज, जो सर्विसेज, हाँ जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए, पैकिंग करनी, एडवर्टाइजमेंट करनी, तो दीज आर कनेक्टिंग विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज। तो ये सपोर्ट सर्विसेज है किसकी, प्राइमरी की और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट होता है, बैंकिंग होता है, तो बिजनेस करने के लिए सारी चीज़ें आपको चाहिए ना। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब आपने करा था मेरे साथ एक कॉमर्स, कॉमर्स तो करा था, नहीं करा था उस दिन थे आप सब ने तो कर ही रखा है, नहीं कर रखा कॉमर्स, करा था ना ये। कॉमर्स में क्या होता था, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स में क्या क्या आता था, ट्रेड आता था और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता था। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता था, ट्रेड का मतलब तो बिजनेस हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, या तो गुड्स को बना के बेचा या फिर खरीदा कम प्राइजेस के ऊपर और महंगे प्राइजेस के ऊपर उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। व्हाट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जैसे मान लो जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टी होती होगी तो एक दो भैया आइसक्रीम वाले जरूर खड़े होते होंगे वहाँ पर, होते नहीं होते, या फिर कोई छोटे मोमोज वोमोज वाले भैया भी खड़े होते होंगे बाहर, खड़े होते हैं ना। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कौन निकलने वाले हैं, बच्चे, और बाहर निकलेंगे, गर्मी होती है स्कूल के अंदर, उनको क्या चाहिए, आइसक्रीम। तो उनका जो बिजनेस है वो किसकी वजह से चलता है, स्कूल के बिजनेस की वजह से। ऐसे ही मान लो अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, कम्युनिकेशन मतलब किसी से बात करनी है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग की सर्विसेज चाहिए, इंश्योरेंस की सर्विसेज चाहिए, ये सारे क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब तुम्हारे स्कूल के अंदर जैसे कैंटीन है, अब कैंटीन वाले जो भैया है, मेन आप पढ़ने के लिए जाते हो कि खाना खाने के लिए जाते हो स्कूल, कैंटीन का खाना, कैंटीन का तो वैसे तो मेरे कैंटीन का तो कोई इतना स्वाद नहीं होता था, आज की कैंटीन का आपको पता नहीं कि आपकी कैंटीन का स्वाद होता है क्या, खाना इतना स्वाद नहीं होता था हमारी कैंटीन का। हाँ अच्छा लगता है, घर के टिफिन से अच्छा लगता था, वो बात अलग है, लेकिन उतना ज़्यादा स्वाद नहीं होता था जितना एक रेस्टोरेंट वगैरह का स्वाद होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली बात बोले तो वो जो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ये क्या है, कैंटीन रन करना, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, सपोर्टिंग सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस के सपोर्ट में वो बिजनेस भी चल रहा है। अब जैसे मान लो भारत नगर वाला, गोलगप्पे वाला, भारत नगर भल्ले पापड़ी वाला, मेन उसकी आइटम क्या है, भल्ले पापड़ी, और बाकी सब जो पाव भाजी वो बेच रहा है, कुल्फी जो वो बेच रहा है, वो सारी क्या है, काठे कबाब जो बेच रहा है, दैट इज ऑक्सिलरीज। उसको पता है कि मेरे पास मेन जो कस्टमर जो आ रहा है दैट इज फॉर भल्ले पापड़ी, मेरी सेल किस चीज़ के, भल्ले पापड़ी।
कस्टमर आएगा, छोटा बच्चा होगा उनके साथ, वो बोलेगा पापा पापा पाव भाजी भी खिला दो। एक और बच्चा आएगा, वो बोलेगा पापा पापा कुल्फी भी खिला दो। दूसरा बच्चा बोलेगा या पापा मेरे को वो भी खिला दो। और क्या बेचता है वो, जो भी मान लो कबाब, काटी कबाब वगैरह जो भी बेचता है, तो उसके साथ साथ वो चीज़ें भी बिक जाएगी। तो दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक चीज़ आपकी चलती है तो बाकी की चीज़ आपके बिजनेस में चलने लग जाती है। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज थी, पहले उन्होंने एक ही प्रोडक्ट तो बनाया होगा, जो मैगी है, मैगी, उसकी मसाला मैगी आती है, आपने देखा होगा कि पहले कभी वो सिंगापुरी मैगी भी आती थी, नॉर्थ कोई भी, मतलब पहले के स्टाइल बहुत आते थे, फिर वो इतने चलते नहीं हैं, फिर वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो गुड्स को बेचना और परचेज एंड सेल करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ लगते हैं। उन सारी एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे ट्रांसपोर्ट लगी, बैंकिंग लगी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, गो डाउन, सामान को एक जगह पर रखना बना के, ताकि जब जैसे ही डिमांड आए फटाफट से हम उसको डिमांड को क्या कर दे, पूरा कर दे। ऐसे थोड़ी ना कोई कस्टमर खरीदने के लिए आए उसको बोलेंगे अरे भाई थामा थामा भी पहले सामान बनने दे, नहीं, सामान आपका क्या होना चाहिए, रेडी, गोडाउन से निकाल के उस बंदे को दे दो। Commerce therefore includes both buying and selling of goods, that is trade, as well as auxiliaries such as transport, banking, etc. तो commerce के अंदर trade भी आती है, auxiliaries to trade भी आती है। Commerce provide the necessary link between the producers and consumers। तो कॉमर्स इज लिंक बिटवीन, कॉमर्स इसके बीच में लिंक होता है बिटवीन प्रोड्यूसर जिसने सामान बनाया और कंज्यूमर्स जो उस सामान को खरीदना चाहता है। ठीक है। तो कॉमर्स कौन हो गए, शॉपकीपर्स। वो क्या करते हैं, जिसने कंपनी ने बनाया उससे परचेज करा, शॉपकीपर ने, और शॉपकीपर के पास हम गए और परचेज कर लिया, तो ये हो गए शॉपकीपर्स। और शॉपकीपर क्या करता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। एक से परचेज करा और एक को सेल कर दिया। चलो इतना ही करते हैं आज।